रोटी वाले की सफलता। गगन एक गरीब भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था और जब भी बहुत भूख लगती तब गुरुद्वारा जाकर लंगर खाता। वह रोज ऐसा करता और अपना पेट भरता था। एक दिन उसने गुरुद्वारे में लोगों को रोटियां बनाते देखा और सोचा, मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ, क्यों ना मैं भी रोटियां बना के सेवा करूँ। ऐसा सोच वह एक आदमी से पूछता है, जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ रोटी बनाने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, यहाँ पे कोई भी सेवा कर सकता है। गगन रोटियां बनाना शुरू करता है। उसकी बनाई रोटियां सबको बहुत पसंद आती हैं और वो बहुत तेजी से रोटियां बना देता है। अब हर रोज गगन भीख मांगना छोड़कर सेवा में लग जाता है। उसकी भक्ति और सेवा से सब बहुत खुश होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और गगन रोटियां बनाता रहता है। गुरुद्वारे में सभी लोग उसे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहते हैं। अरे भाई गगन, सारा दिन सेवा करते रहते हो, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पहले भीख मांगता था और यहाँ रोटी खाकर पेट भर लेता था, पर अब मैं भीख नहीं मांगता, बस सेवा करता हूँ और प्रसाद समझकर खा लेता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता हूँ। अरे भाई, कोई काम शुरू कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पैसा कमाओ और घर बसा लो। पर मुझे कोई काम नहीं आता। अरे तुमसे अच्छी रोटियां कोई नहीं बना सकता। रेलवे स्टेशन पर अपना रोटी का ढाबा खोल लो। यह ख्याल अच्छा है, चलो कोशिश करता हूँ। और गगन रेलवे स्टेशन पर रोटियों की दुकान खोलता है। उसकी बनाई रोटियां सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे काम के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन वह अपने काम के साथ साथ गुरुद्वारे में सेवा करना नहीं भूलता। इस गुरुद्वारे में आकर ही मुझे ये फल मिला है, मैं हमेशा गुरुद्वारे का आभारी रहूंगा। और दिन में बची रोटियां गगन गरीबों में बांट देता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। बैम्बू ऑमलेट रेसिपी। एक गांव में नीलमणि नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वो बचपन से ही अपनी नानी के पास रहा करता था। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन नानी के लाड प्यार के कारण नीलमणि बहुत ही बिगड़ चुका था। वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना करके इधर उधर आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। एक दिन गांव के हेडमास्टर ने उसकी नानी को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा, देखिए विमला देवी जी, आपका जो दोहता है ना, ये बहुत बिगड़ चुका है और स्कूल में बहुत शरारतें करता है। हमने इसकी काफ़ी शरारतें तो माफ़ कर दी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसे अब स्कूल से निकाल रहे हैं। नीलमणि की नानी ने स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक ना सुनी और नीलमणि को स्कूल से बाहर निकाल दिया। घर आने पर नानी ने नीलमणि को डांटते हुए कहा, कितनी बार समझाया, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जा, लेकिन तू रहा निकम्मा का निकम्मा। मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया तूने तो। ऐसा कहकर नानी जोर जोर से रोने लगी। नानी को रोता देखकर नीलमणि को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। हाँ देखना, मैं कल से कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा और आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। और अब वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा, जिससे उसकी छोटी मोटी कमाई होने लगी थी। लेकिन उसे तो कुछ बड़ा करना था, इसीलिए उसने एक दिन अपनी नानी से कहा, नानी नानी मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। उसकी बात सुनकर नानी ने उसे शहर जाने के लिए हाँ कर दी और उसे दिन में खाने के लिए बैम्बू के अंदर एक ऑमलेट बनाकर लपेट कर दे दिया। नीलमणि शहर में काम की तलाश करते करते एक फैक्ट्री में जा पहुंचा और नीलमणि को वहां पर मजदूरी करने का काम मिल गया। फैक्ट्री में लंच होने पर नीलमणि फैक्ट्री के अंदर ही एक जगह बैठकर अपना लंच करने लगा। जैसे ही उसने नानी का बनाया बैम्बू ऑमलेट खोला, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी वहां से फैक्ट्री मालिक की कार गुजरी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाकर कार रुक गई। कार में से ड्राइवर उतरकर नीलमणि के पास आया। अरे छोकरे, तू यहाँ नया आया है क्या? जी साहब, मैं बस आज ही आया हूँ। चल चल, तेरे को साहब बुला रहे हैं
और जो तू खा रहा है ना ये भी लेकर चल। नीलमणि को कुछ समझ में नहीं आया और वो अपना बैम्बू ऑमलेट लेकर फैक्ट्री मालिक के पास चला गया। फैक्ट्री मालिक ने उसका ऑमलेट देखकर उससे पूछा, बेटा ये ऑमलेट कहाँ से लाए हो तुम? जी मेरी नानी ने बनाया है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? ये सुनकर नीलमणि हैरान रह गया। जी साहब, बिल्कुल साहब। फैक्ट्री मालिक ने जैसे ही वो ऑमलेट खाया उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने नीलमणि से कहा, क्या तुम ये ऑमलेट बना सकते हो? हाँ जी साहब, मैं ज़रूर बना सकता हूँ। ये क्या, मेरे को तो और भी बैम्बू की रेसिपी आती है, मेरी नानी ने सिखाई है मुझे। तो ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ मजदूरी नहीं करोगे, तुम हमारा जो होटल है ना, तुम वहाँ काम करोगे। ये सुनकर नीलमणि बहुत ही खुश हो गया और उसने घर आकर नानी को सारी बात बताई और नानी ने उसे और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने की रेसिपी सिखाई। अब नीलमणि फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करता था, बल्कि उस फैक्ट्री मालिक के बहुत बड़े होटल में रसोइया बन गया था और उसकी बैम्बू ऑमलेट की रेसिपी बहुत ही मशहूर हो चुकी थी और उसने मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया और नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बुलोक कार्ट बिरयानी। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो बेशक कम थी, लेकिन वहां पर 12 महीने पानी रहा करता था, इसीलिए उसकी जमीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, जिससे उसका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी कमला खेतों में मेहनत करते और उसके बच्चे स्कूल रोज पढ़ने जाया करते थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब महेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक काफी सारी सरकारी गाड़ियों को उस तरफ आता देखकर हैरान हो गया और अपना काम छोड़कर वहां जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग किसी सड़क योजना की बात कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच ने महेश को देखकर अपने पास बुलाया। अरे कैसा है महेशवा? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं और ये सब लोग? अरे खुश हो जा, खुश महेशवा, हमारे गांव से हाईवे निकलने वाला है और तेरी जमीन है ना, ये भी हाईवे की जद में आ जाएगी, खूब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से। ये बात सुनकर महेश परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, लेकिन सरपंच जी ये जगह जमीन तो हमारी माँ है और मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर पास खड़े सरकारी अफसर ने कहा, भाई देखिए, गांव की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए यहाँ से सड़क निकालना बहुत ज़रूरी है और आपको सरकार पूरा मुआवजा देगी और एक नई जगह रहने को घर भी देगी। उनकी बात सुनकर महेश ने कहा, लेकिन साहब ये तो मेरे पुरखों की जगह है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सरकार को सड़क के लिए जमीन देने को तैयार ही नहीं था। कुछ लोग महेश को सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए भड़काने लगे और जब महेश उनकी बातों में आ गया और सड़क जाम कर बैठ गया तो उसे उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लोग तो चले गए, लेकिन लाठी सीधा महेश के सिर पे लगी और वो बेहोश हो गया। उसके परिवार ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चला और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया, लेकिन महेश को मुआवजा भी दिया गया और उसे गांव के बाहर शहर के पास रहने के लिए एक जगह भी दी गई। लेकिन सारा पैसा महेश के इलाज में लग गया। जब महेश ठीक होकर घर वापस आया तो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या से क्या हो गया कमला, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं कल ही ढेर सारी बिरयानी बना दूंगी, आप बैलगाड़ी में लेकर उसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, जरूर बिरयानी बिकेगी। महेश को कमला का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बिरयानी बनाई और महेश उसे बेचने चला गया। बाजार के कोने पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवाज लगाने लगा, आइए आइए बिरयानी खाइए, गांव की बनी शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। महेश को बैलगाड़ी पर बिरयानी बेचता देखकर लोग बहुत हैरान हो गए। अरे यार विनय, देख तो जरा, बैलगाड़ी पर देसी बिरयानी। हाँ हाँ विजय, चलो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। और देखते ही देखते महेश की बैलगाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और उसकी सारी बिरयानी देखते ही देखते खत्म हो गई। उससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई और अब सभी लोगों को बैलगाड़ी वाले बिरयानी वाले का इंतजार रहता था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध बिरयानी खाने को जो मिलती थी। बैम्बू सिटी इन वाटर।
बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज़ सुबह और शाम नदी के पास मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियाँ चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है। सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियाँ चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियाँ खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी। इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है।